फिल्म की शुरुआत होती है आर्थर स्पाइडरविक नाम के एक आदमी से, जो तेजी से घबराए हुए कदमों के साथ अपनी स्टडी रूम में दाखिल होता है। कमरा अजीब अजीब कीड़ों और रहस्यमयी जीवों से भरी कांच की बोतलों से सजा हुआ है। आर्थर जल्दी जल्दी कागज उठाकर एक खास किताब बनाने लगता है। उसके चेहरे पर घबराहट और जल्दबाजी साफ दिखाई देती है, जैसे उसे पता हो कि वक्त बहुत कम है। आखिरकार वह किताब को बांधकर उस पर अपनी मुहर लगाता है। जैसे ही मुहर की आवाज कमरे में गूंजती है, बाहर से अचानक अजीब अजीब जंगली और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। चारों ओर से अज्ञात जीवों की कराह, गुर्राहट और चीखें सुनाई देने लगती हैं, जिससे माहौल और भी रहस्यमय और डरावना हो जाता है। कहानी अब 80 साल बाद की दिखाई जाती है। अब कहानी आती है ग्रेस परिवार पर। उनके परिवार में जुड़वां भाई जैरेड और साइमन और उनकी बहन मैलोरी और उनकी मां हेलन रहती हैं। ये सब लोग हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी छोड़कर स्पाइडरविक की पुरानी हवेली में रहने आए हैं। वजह है माता पिता का हाल का तलाक, जिसने सबकी जिंदगी बदल दी है। साइमन, मैलोरी और हेलन इस नए घर को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन जैरेड को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। वह गुस्से में है और किसी से ठीक से बात भी नहीं करता। घर के अंदर एक समय ऐसा आता है जब हेलन और साइमन को कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन अंधेरे में उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। जब वे लाइट जलाते हैं, उसी समय जैरेड और मैलोरी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। मैलोरी, जो कि तलवारबाजी सीख चुकी है, गुस्से में अपनी तलवार से जैरेड को कोड़े की तरह मार देती है। वह चाहती है कि यह नया घर सबके लिए अच्छा साबित हो, भले ही जैरेड को न भाए। बाद में जैरेड अकेला बाहर बैठा होता है। तभी झाड़ियों से अजीब सी सरसराहट और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। घबराकर वह तुरंत भागकर अंदर की ओर दौड़ जाता है। कहानी में आगे कमरे में जैरेड अपने भाई साइमन को दिलासा देता है कि उनके पापा जरूर उन्हें लेने आएंगे। कमरे की खिड़कियों की चौखट पर हर तरफ नमक बिखरा हुआ है, मानो किसी चीज से बचाव के लिए रखा गया हो। दीवार पर एक तस्वीर टंगी है, जिसमें एक छोटी बच्ची नजर आती है। यह है आंटी लुसिंडा, यानी आर्थर स्पाइडरविक की बेटी। कहा जाता है कि जब लुसिंडा ने यह दावा किया था कि उसके पिता को परी जैसी रहस्यमयी प्राणियों ने अगवा कर लिया, तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लोगों ने उसे पागल समझकर पागल खाने में भेज दिया। लुसिंडा ही इस हवेली में रहने वाली आखिरी शख्स थी। उसके बाद से यह घर सुनसान और रहस्यमयी बन गया। तभी डिनर का समय होता है। उनकी मां रसोई में जाती है और देखती है कि पूरा किचन शहद और टमाटर सॉस से भरा पड़ा है। इधर मैलोरी अपनी फेंसिंग अवार्ड मेडल ढूंढ रही है और मां को अपनी कार की चाबी नहीं मिल रही। तीनों भाई बहनों के बीच थोड़ी नोक झोंक होती है। गुस्से और थकान के बीच हेलन कहती है, यह परिवार ऐसे नहीं चलेगा। इसके बाद मैलोरी और साइमन मेज से उठ जाते हैं। तभी मां को अपने हस्बैंड का फोन आता है। जैरेड यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फोन पर उसके पापा वादा करते हैं कि वह जल्द ही जैरेड को लेने आएंगे, लेकिन जैसे ही फोन कटता है, जैरेड मां पर इल्जाम लगाता है कि वह पापा से मिलने नहीं देती। उसी वक्त जैरेड को दीवार के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह गुस्से में झाड़ू से दीवार में छेद करने लगता है। मां को लगता है कि यह उसका गुस्से का दौरा है, पर जैरेड जिद करता है कि वह सच बोल रहा है। तभी मैलोरी और साइमन भी आ जाते हैं। उन्हें भी दीवार से वही आवाज सुनाई देती है। मैलोरी झाड़ू उठाकर जोर से दीवार पर मारती है और अचानक पूरी दीवार का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है। अंदर से एक पुराना डम्बवेटर, जो कि एक छोटा सामान लिफ्ट जैसा यंत्र था, वो उसे दिखाई देता है। उसमें कई बिखरे सामान रखे हुए हैं, जिनमें मैलोरी का मेडल और मां की चाबी भी मिल जाती है। यह देखकर मैलोरी गुस्से में जैरेड को चोर कहती है और साइमन के साथ वहां से चली जाती है। लेकिन जैरेड रुकता नहीं। वह उसी डम्बवेटर के जरिए ऊपर की ओर चढ़ता है और पहुंच जाता है हवेली के अटारी में, जहां एक रहस्यमयी स्टडी उसका इंतजार कर रही है। तभी अटारी में जैरेड इधर उधर रखी अजीब अजीब तस्वीरें और किताबें देखता है। फिर वह एक पुराना संदूक खोलता है, जिसमें एक चमड़े से बंधी किताब रखी होती है। उस पर लिखा है, आर्थर स्पाइडरविक की फील्ड गाइड टू द फैंटास्टिकल वर्ल्ड अराउंड यू। जैसे ही जैरेड किताब उठाता है, अचानक उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। धूल में खुद कुछ अक्षर लिखे जाते हैं, जैरेड ग्रेस, इस जगह को छोड़ दो। डर से घबराकर जैरेड तुरंत नीचे भाग जाता है। वह देखता है कि घर में सब सो चुके हैं। वह साइमन को जगाकर यह रोमांचक खोज बताने की कोशिश करता है, लेकिन साइमन को कोई दिलचस्पी नहीं। जैरेड फिर भी बाज नहीं आता। वह अपने बिस्तर पर बैठकर किताब पढ़ना शुरू कर देता है। किताब पर एक चेतावनी नोट चिपका है, जिसमें साफ लिखा है, इस किताब को मत पढ़ो। पर जैरेड उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है।
वह किताब का बंधन तोड़ता है और तभी बाहर से डरावने आध्यात्मिक जीवों की गर्जना गूंजने लगती है। घबराकर जैरेड एक लकड़ी के बड़े संदूक में छिप जाता है, टॉर्च जलाकर अंदर बैठ जाता है और किताब पढ़ना जारी रखता है। इसके बाद एक दृश्य श्रृंखला दिखती है जहां आर्थर स्पाइडरविक खुद नजर आते हैं। वह बताते हैं कि कैसे उन्होंने यह किताब तैयार की, जिसमें उन्होंने उन सभी अदृश्य रहस्यमयी जीवों का जिक्र किया है जो हमारी दुनिया के चारों ओर रहते हैं। कुछ जीव दयालु और अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हर चीज को नष्ट कर देना चाहते हैं। उनमें सबसे भयानक है मुल्गाराथ, एक खूंखार दैत्य जो एक रूप बदलने वाला राक्षस है। मोन्टाज में हम देखते हैं एक काला कौवा उड़ता हुआ आर्थर की ओर बढ़ता है। कौए की तीखी कांव कांव सुनाई देती है और उसी पल हवेली के अंदर भी वही डरावनी कौए की आवाज गूंज उठती है। तभी कहानी में आगे जैरेड किताब पढ़ते पढ़ते अचानक रुक जाता है। वह फुटलॉकर से बाहर निकलता ही है कि तभी पूरी हवेली में एक खौफनाक रूह कांप पाने वाली चीख गूंज उठती है। यह चीख मैलोरी की होती है। जैरेड भागकर उसकी ओर जाता है और देखता है कि मैलोरी के लंबे बाल किसी ने बिस्तर की खूंटी से कसकर बांध दिए हैं। मैलोरी गुस्से में चिल्लाती है, "यह सब तुमने किया है जैरेड?" जैरेड भी उतनी ही जोर से जवाब देता है, "नहीं, मैंने कुछ नहीं किया।" लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। सिर्फ उसका जुड़वां भाई साइमन ही जानता है कि जैरेड सच बोल रहा है। तभी अगले दिन मैलोरी आंगन में साइमन के साथ फेंसिंग का अभ्यास कर रही होती है। तभी जैरेड बाहर आता है और साइमन से पूछता है, "अपीच का मतलब क्या होता है?" मैलोरी फिर गुस्से में चिल्ला पड़ती है और उसे कल रात उसके बाल बांधने का इल्जाम दोहराती है। जैरेड आंगन में खड़ा खड़ा स्पाइडरविक गाइड पढ़ रहा होता है। अचानक उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कोई अदृश्य चीज दीवार से टकराकर उस पर झपट रही हो। हवा में एक अदृश्य टकराव की गूंज महसूस होती है। कुछ देर बाद जैरेड किताब में पढ़ी बातों पर अमल करने लगता है। उसे पता चलता है कि इस घर में एक नन्हा जादुई जीव रहता है जिसका घोंसला दीवार के पीछे था, लेकिन मैलोरी ने दीवार तोड़ते समय उसे नष्ट कर दिया था। जैरेड उसके लिए नया घोंसला बनाता है और उसमें शहद और क्रैकर्स रखकर उसे लुभाने की कोशिश करता है। थक कर जैरेड वहीं सो जाता है। जब वह जागता है तो देखता है कि शहद और क्रैकर्स गायब हैं। तभी उसे एक छोटा सा जीव दिखता है। छोटा सा शरीर, नुकीले कान, नन्हे कपड़े और एल्फ जैसा चेहरा। यह है थिम्बलटैक। लेकिन जैसे ही जैरेड उसे देखता है, थिम्बलटैक भाग जाता है। कुछ देर बाद वह वापस आता है और अपना असली रूप दिखाता है। जब उसे पता चलता है कि जैरेड ने गाइड खोल ली है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। वह गुस्से में एक मोटे हरे बोगाट का रूप ले लेता है और जैरेड पर चीजें फेंक फेंक कर हमला करता है। जैरेड उसे शहद देकर शांत करता है। तब थिम्बलटैक बताता है कि आर्थर स्पाइडरविक चाहता था कि यह किताब हमेशा सुरक्षित रहे क्योंकि इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है। इसी बीच जैरेड खिड़की से देखता है कि साइमन आंगन में अपनी बिल्ली ढूंढ रहा है। अचानक अदृश्य ताकतें उसे पकड़ लेती हैं और घसीट कर ले जाने लगती हैं। थिम्बलटैक तुरंत जैरेड को एक सीइंग स्टोन देता है जिससे अदृश्य जीव दिखाई देते हैं। जैसे ही जैरेड उस पत्थर से देखता है, उसे साफ दिखाई देता है छोटे खतरनाक गोबलिन्स साइमन को पकड़कर घसीट रहे हैं। तभी जैरेड जंगल की ओर भागता है, साइमन को ढूंढते हुए। घने अंधेरे में उसे एक कैंप फायर दिखाई देता है। उसके चारों ओर कई पिंजरे टंगे हुए हैं। इन्हीं पिंजरों में से एक में उसे मिलता है हॉगस्क्वील, एक सुअर जैसा अजीब जीव। हॉगस्क्वील जैरेड को नजर देता है। वह उसकी आंखों में थूक कर उसे शक्ति देता है ताकि जैरेड अब बिना सीइंग स्टोन के भी अदृश्य जीवों को देख सके। लेकिन जैरेड का ध्यान सिर्फ साइमन को बचाने पर है। इसी बीच हॉगस्क्वील भाग जाता है। साइमन को कैंप फायर के पास लाया जाता है जहां एक बूढ़ा आदमी उससे पूछताछ करता है। वह सवाल करता है, "क्या तुम्हें या तुम्हारे किसी जानकार को फील्ड गाइड के बारे में पता है?" साइमन कहता है कि वह जानता है और किताब लाने के लिए हवेली की ओर बढ़ जाता है। रास्ते में जैरेड उससे टकराता है। दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। जैरेड कहता है कि उसने अपनी आंखों से देखा, वह बूढ़ा असल में मुल्गाराथ है और अगर किताब मिल गई तो वह सबको मार डालेगा। इसी दौरान रेड कैप, जो गोबलिन्स का जनरल है, किताब को देख लेता है और उस पर झपट पड़ता है। जैरेड और साइमन किसी तरह बचकर हवेली की ओर भागते हैं। वे दोनों हवेली के चारों ओर बने सुरक्षात्मक घेरे के अंदर पहुंच जाते हैं और मैलोरी को आवाज देते हैं कि वह भी अंदर आ जाए। लेकिन मैलोरी उनकी बात नहीं मानती। अचानक उस पर गोबलिन्स हमला कर देते हैं। मैलोरी तलवार से लड़ाई करती है और देखती है कि उसके वार से निकला खून हरा है। तभी जैरेड उसे सीइंग स्टोन दे देता है और मैलोरी को सच्चाई दिखने लगती है। अब वह साफ साफ गोबलिन्स को देख सकती है।
और उन्हें काट मारकर पीछे धकेल देती है। आखिरकार दोनों भाई मिलकर मैलोरी को खींचकर हवेली के अंदर ले आते हैं। अब हवेली चारों तरफ से गोब्लिन्स से घिर चुकी है। माँ काम पर गई है, इसलिए बच्चों की मदद के लिए वहां कोई बड़ा नहीं है। साइमन की टांग पर गोब्लिन्स के काटने के निशान हैं। उसकी देखभाल करने के बाद मैलोरी और जेरेड में इस बात पर बहस होती है कि आगे क्या किया जाए। इसी दौरान मजाकिया अंदाज में मैलोरी की मुलाकात भी थिम्बलटैक से होती है। साइमन एक योजना सुझाता है। हमें असाइलम में आंटी लुसिंडा से मिलना चाहिए, वह झूठ नहीं बोल रही थी। थिम्बलटैक जेरेड को समझाता है कि किताब को घर में ही छोड़ दो ताकि वह सुरक्षित रहे, लेकिन जेरेड और मैलोरी पिछवाड़े से एक शॉर्टकट पकड़कर निकल पड़ते हैं, सीधे सीवर की ओर। उधर साइमन सामने से गोब्लिन्स को भटकाने का काम करता है, पर उनकी चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चलती। रेड कैप उन्हें भागते हुए देख लेता है और पीछा करने लगता है। जेरेड और मैलोरी किसी तरह समय पर सीवर तक पहुंच जाते हैं और वहां से शहर की ओर जाने वाला नक्शा फॉलो करते हैं। इस बीच रेड कैप एक मोल ट्रोल को बुलाता है, जो भारी भरकम और बेढंगे कदमों से जेरेड और मैलोरी का सीवर के अंदर पीछा करता है। दूसरी तरफ हवेली में साइमन और थिम्बलटैक को पता चलता है कि जेरेड ने किताब अपने साथ ले ली है। थिम्बलटैक को धोखा देने के लिए उसने असली किताब की जगह एक मोटी खाने की रेसिपी वाली किताब रख दी थी। तभी इसी बीच जेरेड और मैलोरी शहर पहुंच जाते हैं। पीछा कर रहा मोल ट्रोल उनकी जान ले ही लेता, लेकिन तभी सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर उसे कुचल देता है। दोनों किसी तरह बचकर आगे निकल जाते हैं। माँ अपने ऑफिस की खिड़की से उन्हें देख लेती है और सोच में पड़ जाती है कि बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। फिर दोनों पहुंचते हैं असाइलम में, जहां उनकी मुलाकात होती है उनकी परदादी आंटी लुसिंडा से। लुसिंडा उन्हें अपने कमरे की खिड़की के पास बैठे परी जैसे छोटे छोटे जीवों को दिखाती है, लेकिन जैसे ही जेरेड बताता है कि उसके पास किताब है, लुसिंडा घबराकर तुरंत उन्हें कमरे के अंदर खींच लेती है। जेरेड बेचैन होकर पूछता है, हमें अब क्या करना चाहिए? लुसिंडा उन्हें अपने अतीत की कहानी बताती है। फ्लैशबैक में दिखता है आर्थर स्पाइडरविक अपने घर के चारों ओर मशरूम का सुरक्षात्मक घेरा बना रहे हैं। छोटी लुसिंडा वहीं खेल रही होती है और अनजाने में उस घेरे से बाहर चली जाती है। अचानक गोब्लिन्स उस पर हमला कर देते हैं। आर्थर दौड़कर उसे बचाते हैं, लेकिन उसी दौरान परियान उन्हें अपने साथ ले जाती है। इस तरह लुसिंडा जिंदगी भर पिता के बिना रह जाती है। कहानी खत्म होते ही लुसिंडा एक चौंकाने वाला राज बताती है। तुम्हारे परदादा आर्थर अब भी जिंदा हैं। वे एक पवित्र जगह सैक्रेड ग्लेड मेन स्प्राइट्स द्वारा कैद किए गए हैं। इसी समय अचानक गोब्लिन्स खिड़की तोड़कर अंदर घुस आते हैं। वे किताब के पन्ने फाड़ने लगते हैं। लुसिंडा हिम्मत दिखाते हुए हाथ भर नमक उठाकर उन्हें खदेड़ती है, और तभी माँ कमरे में दाखिल होती है और देखती है कि अंदर चारों ओर हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई चिल्ला रहा है। तभी घर लौटते समय हेलन गुस्से में जेरेड और मैलोरी पर इल्जाम लगाती है, ये सब तुम्हारी बनाई हुई फैंटेसी है ताकि तुम लोग इस घर से भागने का कोई बहाना ढूंढ सको। ये सुनकर जेरेड का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है, डैड इसीलिए गए क्योंकि तुम्हें तो बस सब पर चिल्लाना आता है। इतना कहकर जेरेड जोर से कार का दरवाजा पटकता है और गुस्से से घर के अंदर चला जाता है। उसके मुंह से आखिरी चीख निकलती है, आई हेट यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। हेलन के चेहरे पर बेबसी और दर्द साफ झलकता है। तभी घर के अंदर थिम्बलटैक गुस्से से जेरेड पर चिल्लाता है, तुमने किताब क्यों बाहर ले गए? यही तो सबसे बड़ा खतरा था। जेरेड झिझकते हुए मान लेता है कि गलती उससे हुई है। वह बताता है कि गोब्लिन्स किताब के कुछ पन्ने चुरा ले गए हैं। उधर गोब्लिन कैंप में मुल्गारात उन पन्नों को पलटते हुए एक खतरनाक राज पा लेता है। उसे वह पन्ना मिल जाता है जिसमें लिखा है कि कैसे हवेली के चारों ओर बना सुरक्षात्मक मशरूम सर्कल तोड़ा जा सकता है। तभी जेरेड को अब समझ आता है कि अगर उन्हें आर्थर को बचाना है तो उन्हें उस जगह जाना होगा जिसे कहते हैं सैक्रेड ग्लेड। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, आर्थर का पालतू जीव ग्रिफिन, आधा शेर और आधा पक्षी। जेरेड एक पुराने तरीके से ग्रिफिन को समन करता है। कुछ ही पलों में आसमान से विशाल पंखों वाली शाही शान लिए ग्रिफिन उनके सामने उतरती है। जेरेड, साइमन और मैलोरी उस पर सवार होकर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक हॉक्सक्वील फिर से सामने आ जाता है। वह मजाकिया ढंग से बच्चों की आंखों में फिर से थूक देता है ताकि अब तीनों भाई बहन को अदृश्य जीवों को देखने की शक्ति मिल जाए। इसके बाद तीनों भाई बहन ग्रिफिन पर सवार होकर तेजी से उड़ान भरते हैं, सीधे सैक्रेड ग्लेड की ओर। तभी ग्रिफिन बच्चों को लेकर सीधे सैक्रेड ग्लेड पहुंचता है। वहां चमत्कारिक रूप से आर्थर स्पाइडरविक अब भी जिंदा होते हैं, बूढ़े लेकिन सांसें चल रही हैं। जेरेड उत्साहित होकर उन्हें पहचानता है और पूरी स्थिति समझाने की कोशिश करता है।
लेकिन तभी जादुई परियां अपनी मोहक धुन गाती हैं और मैलोरी और साइमन उस गीत में खो जाते हैं। वे स्तब्ध खड़े रह जाते हैं, मानो किसी जादू में बंध गए हों। इस बीच आर्थर और जैरेड के बीच गहरी बातचीत होती है। आर्थर समझाते हैं कि अब जैरेड ही नया किताब है, यानी उसके पास इतना ज्ञान और साहस है कि वह मुलगराट को हरा सकता है। लेकिन जैरेड गुस्से में कह देता है कि आर्थर ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस किताब पर लगा दी और उसी वजह से लुसिंडा हमेशा के लिए अपने पिता से वंचित रह गई। आर्थर बताते हैं कि उन्हें इस ग्लेड में इसलिए कैद किया गया है क्योंकि वे बहुत ज्यादा जान गए थे। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं। फिर भी बच्चों को बचाने के लिए आर्थर एक चाल चलता है। वह स्प्राइट्स को एक नकली कुकबुक देकर उनका ध्यान भटकाता है। इसी मौके पर जैरेड, साइमन और मैलोरी तेजी से भाग निकलते हैं। पीछे छूट जाते हैं आर्थर स्पाइडरविक, जिन्हें चारों ओर से परियां घेर लेती हैं। दृश्य धुंधला हो जाता है और ऐसा लगता है कि वे हमेशा के लिए वहीं परियों के कैदी बन जाते हैं। तभी गॉब्लिन्स ने आखिरकार सुरक्षा का घेरा तोड़ दिया। वे घर में हर तरफ से घुस आते हैं, फर्श की दरारों, खिड़कियों और दरवाजों से। इसी दौरान हेलेन घर लौटती हैं। बाहर आते ही उनकी कार किसी अदृश्य प्राणी से टकराती है। वह बुरी तरह घबराती हैं और समझ जाती हैं कि जो कुछ बच्चे कह रहे थे सब सच है। घर के अंदर अब युद्ध शुरू हो जाता है। परिवार पूरी ताकत से मुकाबला करता है। गॉब्लिन्स पर नमक फेंका जाता है, टमाटर सॉस उनके शरीर को जला देती है और चाकुओं से वार किया जाता है। हर ओर अराजकता है, लेकिन ग्रेस परिवार डटकर लड़ रहा है। फिर आता है सबसे बड़ा हमला। मुलगराट खुद घर में घुस पड़ता है। वह दैत्याकार रूप में हमला करता है और घर तहस नहस होने लगता है। परिवार समझ जाता है कि अब सामान्य हथियार काम नहीं आएंगे। वे रसोई में घरेलू बम बनाते हैं, गैस स्टोव और टमाटर सॉस से। एक जोरदार धमाका होता है और चारों ओर फैले गॉब्लिन्स खाक हो जाते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर खड़ा होता है रिचर्ड, जैरेड का पिता। जैरेड का दिल धड़क उठता है, लेकिन मैलोरी उसे पहले ही सच बता चुकी है। रिचर्ड वापस आने वाला नहीं था, वह किसी और औरत के साथ रहने लगा है। रिचर्ड जैरेड की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता। गुस्से और चोट में डूबा जैरेड उसे छुरा घोंप देता है और तभी सच्चाई सामने आती है। ये असली रिचर्ड नहीं बल्कि मुलगराट का भेष था। अब मुलगराट अपना असली रूप धारण करता है और सांप बनकर जैरेड का पीछा करता है। पीछा करते करते वे ऊपर स्टडी तक पहुंचते हैं। थिम्बलटैक बहादुरी से जैरेड की रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन मुलगराट उसे एक झटके में उछाल देता है। आखिरकार लड़ाई छत पर पहुंचती है। जैरेड छत से लटक रहा है और उसकी जान खतरे में है। उसके पास एक ही आखिरी चाल बचती है। वह फील्ड गाइड को हवा में फेंक देता है। मुलगराट तुरंत कौवे का रूप लेता है और किताब पकड़कर उड़ जाता है, लेकिन तभी कहीं से आता है हॉग स्क्वील। उसे पक्षियों का स्वाद बहुत पसंद है। वह झपटकर मुलगराट को पूरा निगल जाता है, किताब समेत। खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। जैरेड नीचे गिरता है लेकिन बच जाता है। अब वह माँ को देखता है और टूटे हुए शब्दों में स्वीकार करता है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ माँ। घर भले ही टूटा फूटा हो, लेकिन ग्रेस परिवार अब एकजुट और मजबूत है। कुछ हफ्तों बाद ग्रेस एस्टेट फिर से शांत और सुरक्षित है। युद्ध की निशानियां अब भी दीवारों और टूटे फर्नीचर पर दिखाई देती हैं, लेकिन परिवार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। उस दिन एक गाड़ी घर के बाहर रुकती है। लुसिंडा अब अस्पताल से मुक्त होकर वापस अपने पुराने घर आती है। उसकी आंखों में हल्की थकान है, लेकिन चेहरे पर आजादी और अपनापन झलक रहा है। घर के अंदर आते ही उसकी नजर पड़ती है थिम्बलटैक पर, जो मजाकिया अंदाज में एक छोटा सा प्लास्टर कास्ट पहने हुए है। मुलगराट से हुई चोटों का नतीजा। दोनों पुराने दोस्त की तरह एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं। अचानक खिड़की से रोशनी की लहर फूटती है। सैकड़ों स्प्राइट्स हवा में मंडराते हुए कमरे को रोशन कर देते हैं। उनके बीच धीरे धीरे प्रकट होता है आर्थर स्पाइडरविक। लुसिंडा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सालों बाद वह अपने पिता को देख रही है। आर्थर धीमी आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें एक बार खो दिया था लूसी, लेकिन अब कभी जाने नहीं दूंगा। वह आगे बढ़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है। जैसे ही उनकी उंगलियां मिलती हैं, लुसिंडा का रूप बदलने लगता है। अस्पताल में गुजरे कठिन साल गायब हो जाते हैं और सबकी आंखों के सामने वह फिर से 6 साल की मासूम बच्ची बन जाती है। पिता और बेटी हाथों में हाथ डालकर धीरे धीरे चमकती हुई रोशनी के बीच से परी लोक की ओर बढ़ जाते हैं। स्प्राइट्स उन्हें घेरे हुए मानो कोई अधूरा किस्सा अब पूरा हो गया हो। पीछे खड़े जैरेड, साइमन, मैलोरी और हेलेन मुस्कुराते हुए देखते हैं। उनके दिल में अब कोई डर नहीं, सिर्फ अपनापन और शांति है। वे घर की ओर लौटते हैं, एक ऐसे घर की तरफ जो अब सिर्फ दीवारों और छत से नहीं
बल्कि परिवार के प्यार से जुड़ा है, और इस तरह स्पाइडरविक का रहस्य सुरक्षित रहता है